अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निबोश आईजीसी का काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी लर्निंगफुल सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट। सबसे पहली चीज़ है इन्वेस्टिगेशन। जब भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का वर्ड आएगा, इसका मतलब है कोई भी टाइप ऑफ इंसिडेंट हुआ है उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। अब इन्वेस्टिगेट क्यों करना है, कैसे करेंगे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होते हैं, रूट कॉज, अंडरलाइन कॉज क्या चीज़ है, हम तमाम चीज़ें डिटेल के साथ इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। इंसिडेंट की कैटेगरीज क्या होती हैं, नियर मिस, इंजरी, डैमेज, डेंजरस अकरेंस, इल हेल्थ, तमाम टाइप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ पे बेस करेगा, कितनी फ्रिक्वेंसी है, कितनी बार सेम एक्सीडेंट हो रहा है, न्यू लोग थे, पुराने लोग थे, मशीनरी फेलियर, तमाम चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड पे आएगा कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो मल्टीपल प्रोसीजर है हमारे पास, रूट कॉज एनालिसिस है, फिश बोन एनालिसिस है, 5 मेजर स्टेप्स रहेंगे। हम तमाम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, डेटे को कैसे एनालाइज करना है, उसके अंदर आइडेंटिफाई, आपने रेक्टिफाई क्या करना है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रूट कॉज क्या होगी, आपकी इमीडिएट कॉज क्या होगी, उसके बाद सूटेबल कंट्रोल मेजर किस बेस पे लगाएंगे, एक्शन प्लान क्या होगा। तमाम चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और क्यों की जाती है। कंपनीज के अंदर सेफ्टी को इंश्योर फॉलो करने के लिए मल्टीपल प्रोसीजर बनाए जाते हैं, मल्टीपल ट्रेनिंग्स होती हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होना मल्टीपल रीज़न की वजह से हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाए सबसे पहले उसको रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ फाइंड करनी है, इमीडिएट कास्ट क्या थी, अंडरलाइन कास्ट क्या है, रूट कॉज क्या होगी, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, अपने लैगिंग इंडिकेटर का पार्ट बनाना है ताकि लेसन लर्निंग से फ्यूचर में दोबारा इंसिडेंट होने से बचाया जा सके। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मल्टीपल रीज़न होती हैं। हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंप्लाइंस करनी है, हमने लोकल गवर्निंग बॉडीज़ को उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्लाइंट को, कस्टमर को, तमाम लोगों को। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, री अकरेंस को रोकना। री अकरेंस तभी रुकेगी जब हमने इसकी तमाम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को हाईलाइट कर लेंगे। जो हमारे पास नॉन कंप्लाइंस थी, लैप्सेस थी, उसको कवर कर लेंगे, तभी क्या होगा, दोबारा एक्सीडेंट होने से रोका जा सकता है। पहली बार एक्सीडेंट हो गया, अगर हम इग्नोर करेंगे नेक्स्ट टाइम में भी ज़्यादा वर्स होगा। हमारे पास नियर मिसेज और एक्सीडेंट के अंदर सिर्फ एक लक फैक्टर होता है। अगर जो चीज़ ऊपर हाइट से गिरी, किसी आदमी के करीब में गिर गई, नियर मिस थी। अगर सर पे लग जाती, इंसिडेंट था। अगर हमारे पास नियर मिसेज ज़्यादा हो रही हैं, चीज़ हाईलाइट करेगी हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस क्या हो रहा है, किस टास्क में, किस एक्टिविटी में, किस एरिया में, किस जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ज़्यादा नियर मिसेज इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमें अपनी अटेंशन वहाँ पे डिवर्ट करनी होगी। हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर चाहिए होंगे, हमें स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस चाहिए, हमें सेफ्टी सुपरवाइजर, ऑडिट, इंस्पेक्शन, एक्टिव मॉनिटरिंग करके हम अपनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेशियो को कम कर सकते हैं। तो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करनी है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, ताकि री अकरेंस को रोका जा सके, हमारे कल्चर में, हमारे एरिया में इम्प्रूवमेंट आ सके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस किस रीज़न की वजह से इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। अगर सबसे पहले बात करें टू आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट कॉज। इमीडिएट कॉज अनसेफ एक्ट या कंडीशन हो सकती है। रूट कॉज में मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आ सकते हैं। तो सबसे जो प्राइमरी रीज़न है, हमें इसकी रूट एंड इमीडिएट कॉज ही आइडेंटिफाई करनी होती है। नेक्स्ट आएगा टू आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट द री अकरेंस। हमें जो हमारे पास रूट कॉज, इमीडिएट कॉज जो भी थी, उनको हमने किन करेक्टिव एक्शन के अगेंस्ट पे एलिमिनेट करना है ताकि हमारी री अकरेंस रोकी जा सके। टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट, हमने अपने लैगिंग इंडिकेटर में अपना जो प्रीवियस एक्सीडेंट रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना होता है, क्योंकि किसी की भी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, चीज़ें भूल सकती हैं, जो कि हमें अगर चीज़ें प्रॉपर्ली याद नहीं होंगी, हम उनके रेफर लेकर फ्यूचर में एक्टिव मॉनिटरिंग में कंट्रोल मेजर नहीं इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है लीगल रिक्वायरमेंट। हमारे पास किसी भी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि उसमें ड्यूटी ऑफ केयर को आइडेंटिफाई किया जा सके, किसकी नेग्लिजेंसी, किससे अगेंस्ट एक्शन लेना है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद आएगा टू क्लेम मैनेजमेंट।
अगर हमारे पास किसी मशीन के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो हम उसके मैन्युफैक्चरर से हम अपनी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी कॉन्ट्रैक्टर का इंसिडेंट हुआ है तो हम अपना जो प्रोडक्शन लॉस है उससे क्लेम कर सकते हैं, या हमारे एम्प्लॉयर के साथ अगर उसने आपको सर्विसेज रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए थे तो उनसे क्लेम करने के लिए हमने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रीज़न स्टाफ मोराल। अगर हमने एक्सीडेंट को इग्नोर किया, एलिमिनेट करने के लिए इसकी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो हमारे स्टाफ काफ़ी हद तक डीमोटिवेट हो जाएगा कि हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करके रीअकरेंस को रोका नहीं जाता, हमें किसी भी टाइम अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आएगा इनेबल रिस्क असेसमेंट। जब हम अपनी तमाम लैप्सेस को, नॉन कंप्लाइंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, हम अपनी जो रिस्क असेसमेंट है उसको रिव्यू करके एडिशनल कंट्रोल मेजर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें तो डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए किसकी गलती थी, किसने कोई चीज़ शॉर्टकट की, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, किस बेस पे इंसिडेंट हुआ, तो उसको आइडेंटिफाई करके अकाउंटेबल करने के लिए, ताकि एक आप सब जो हमारे पास टीम है उनके लिए एक रोल मॉडल सेट हो, एक उनके लिए एग्जाम्पल सेट हो कि अगर हमने भी अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबल से परफॉर्म नहीं की, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो हम भी इसके अकाउंटेबल होंगे, ताकि तमाम लोगों के जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट आएगा हमारे पास फॉर डेटा गैदरिंग पर्पस। तो एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एनालिसिस। हमारे पास कौन सी नियर मिसेस ज़्यादा हो रही हैं, कौन से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, हम अपने ट्रेंड एनालिसिस की बेस पर अपना फोकस वहाँ पे डिवर्ट कर सकते हैं। जब हमें ट्रेंड एनालिसिस में हाई पीक एरिया का पता होगा, उसके लिए हम एडिशनल कंट्रोल मेजर प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, अपने उस ट्रेंड एनालिसिस के पीक को बॉटम लाइन पर लेके आएंगे एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल। तो उस एरिया में हम अपना इनपुट देने के बाद वर्क को सेवरी एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ रीज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो बिफोर गोइंग टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंसिडेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट क्या है? अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट विच लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस। ऐसा अनप्लैन्ड या अनवांटेड, कोई इसको प्लान नहीं करता, कोई इस नहीं चाहता मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ऐसा इवेंट जिसके अंदर इंजरी हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या प्रोडक्शन लॉस हुआ है, एक्सीडेंट कहलवाएगा। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, उसके ऊपर हाइट से ड्रॉप होने वाली ईंट सर पर लगी और उसकी डेथ हो सकती है। एक टैंकर ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर जो कि एक शार्प एज ले रहा था, गाड़ी की टर्निंग से साइड का बैरिकेशन डैमेज हो चुका है। तो ये क्या था? अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट थे, लेकिन जिसमें क्या हुआ, इंजरी भी हुई, इवन डेथ हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई। तो इस तरह का कोई भी इवेंट होगा जिसके अंदर एक्चुअल में प्रॉपर्टी लॉस हुआ, डैमेज हुआ या इंजरी हुई, तो इंजरी की मल्टीपल टाइप्स हैं, कोई भी टाइप की इंजरी हमारे पास वो एक्सीडेंट होगा। जैसे कि पहले बताया, अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट, अगर कोई आदमी डेलिब्रेटेड अपनी इंटेंशन के साथ कोई ऐसी अटैम्प्ट करेगा, किसी को इंजर्ड करेगा, प्रॉपर्टी लॉस या डैमेज करेगा, एक्सीडेंट नहीं आएगा, वो उसका डेलिब्रेटेड, उसका अपना पर्सनल एक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ एक्सीडेंट की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट जिसके रिजल्ट में कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, कुछ लॉस हुआ या कुछ इंजरी हो चुकी है एक्चुअल में। अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैव पोटेंशियल टू लीड द इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट, एक्चुअल में हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इवेंट जो कि अनप्लान्ड होगा, अनवांटेड होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी डैमेज होने का चांस है, प्रॉपर्टी लॉस होने का चांस है, इंजरी होने का चांस है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, वर्कर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, हाइट से एक ईंट गिरती है, वर्कर के करीब में गिर गई, अगर उसके सर पर लगती उसकी जान जा सकती थी, अगर किसी इक्विपमेंट के ऊपर लगती डैमेज हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ईंट ग्राउंड पे जाके गिरी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इवन ईंट भी हमारी जो ब्रेक थी वो भी ब्रेक नहीं हुई। तो ऐसा इवेंट क्या होगा? नियर मिस होगा। एक्सीडेंट और नियर मिस में यही डिफरेंस है। एक्सीडेंट में एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस या इंजरी हो जाती है, नियर मिस में भी होने के चांस थे, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज या लॉस नहीं हुआ। हमारे पास ऐसा स्पेसिफिक इवेंट जो हमें रिपोर्ट करना रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल, हाई पोटेंशियल नियर मिस, हमारे पास क्रेन मैकेनिकल लिफ्टिंग के लिए अवेलेबल थी, उसका कोई भी पार्ट वहाँ से डिटैच होकर नीचे गिर गया, हमारे पास किसी को इंजरी नहीं हुई, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ,
लेकिन फिर भी हाई पोटेंशियल नियर मिस थी। हमें इसको रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग का पर्पस मल्टीपल हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस क्या होगा, क्रेन की अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वैलिड था, कलर कोड सर्टिफिकेट अवेलेबल थे, तो हम उस जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है की फैसिलिटी को जाके विजिट करेंगे। किस प्रोसेस पे वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसको रिव्यू किया जाएगा। आया वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वैलिड है कि नहीं है, तमाम चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी ताकि फ्यूचर में ऐसी हाई पोटेंशियल नियर मिस को दोबारा रीअकरेंस एलिमिनेट की जा सके, अवॉइड की जा सके। तो इस तरह के हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ इंसिडेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिपोर्टेबल टाइप ऑफ इंसिडेंट है वो है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन जो कि किसी भी आदमी को सफ़र करना पड़ेगा, एक्सपोज होगा या कॉज्ड होगी ड्यू टू हिज जॉब रिक्वायरमेंट। काम की वजह से ऑक्यूपेशनल लाइफ में अगर उसे कोई भी डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन होती है उसको हमें लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस वजह से हमारे लोगों को ये डिज़ीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल डर्माटाइटिस एक डिज़ीज़ है जो कि स्किन इरिटेशन कह सकते हैं, स्किन एलर्जी कह सकते हैं। एक्टिविटीज़ जिनमें स्पेशली हमारे पास हैंडलिंग ऑफ सॉल्वेंट है, डिटर्जेंट है, सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमें नुकसान होने का चांसेस है। अगर रिपीटिवली वो काम किया जा रहा है विदाउट कंट्रोल मेजर तो डर्माटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर टॉक्सिक सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो गई या हमारे पास हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए तो साइड पे अगर अवेलेबल हैं, हमारे पास मेडिकल इल हेल्थ हो जाता है, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ हो जाती है, तो उसको हमने एज आ इंसिडेंट रिपोर्ट करना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंसिडेंट किस चीज़ पे बेस करेगी, तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है, हमने किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं। ये तमाम चीज़ें बेस्ड करेंगी तीनों फैक्टर कि हमने किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब भी किसी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एक्चुअल सिवियरिटी लेवल को कंसिडर नहीं करना, उसके एक्सपेक्टेड फोर्सफुल सिवियरिटी लेवल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नट कहीं हाइट से गिरा था, किसी आदमी को इंजर्ड हुआ तो उसका स्किन डैमेज हुई, उससे कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर एक नट बोल्ट की जगह एक स्पैनर गिर जाता है तो वो लाजमी किसी का शोल्डर फ्रैक्चर करेगा। अदरवाइज अगर कोई बड़ा टूल गिरेगा तो किसी के सर में लगने से डेथ भी हो सकती है। इन एडिशन टू दिस हमें जो हाई पोटेंशियल नियर मिसेज हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी यही तीन फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पैनर गिरा, लोग काम कर रहे थे, उनके करीब में गिरा, नियर मिस हुई, कुछ इंसिडेंट इंजरी नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही स्पैनर किसी के सर पर लगेगा तो फैटल हो सकता है। तो हमें कभी भी इन्वेस्टिगेशन के जो तीनों फैक्टर हैं एक्चुअल सिवियरिटी पे बेस नहीं करने, फोर्सेबल नेक्स्ट टाइम अगर रिपीटिव एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कितना नुकसान हो सकता है उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें अपना टाइम, रिसोर्सेज और इनपुट तमाम चीज़ें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में इनपुट करनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन तमाम रिकमेंडेशन ही हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, लाइकलीहुड क्या होता है, सिवियरिटी लेवल क्या होता है, इन तमाम की डिटेल वीडियो मल्टीपल हमने शेयर कर दी हैं। आप उन वीडियो से डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। अब अगर बात करें हम लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की, तो हमारे पास मोस्टली 4 तरह की इन्वेस्टिगेशन के लेवल जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीपल कंपनीज़ में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो सकती हैं। मिनिमम लेवल क्या है कि आपने एक इनिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया, लाइन मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे पास ये नियर मिस हुई थी, हाई पोटेंशियल नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो है, इसको हमने कंट्रोल मेजर इंट्रोड्यूस करके क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट लेवल में क्या आएगा, फ्रॉम लाइन मैनेजमेंट कुछ कमिटमेंट शो की जाएगी कि हम इसका जो लेसन लर्निंग है विद लीडरशिप पार्टिसिपेशन या एक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ इंश्योर करेंगे ताकि एक पॉजिटिव मैसेज टू ऑल वर्कफोर्स जा सके। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आएगा मिडिल मैनेजर विद सपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। मे बी इन्वेस्टिगेशन के लिए मिडिल मैनेजमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, अदरवाइज रिकमेंडेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारे मिडिल मैनेजर हैं उनकी एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, उनकी साइड सर्विलेंस रिक्वायर्ड होगी ताकि तमाम चीज़ को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हाई सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइड विद द टीम बेस्ड अप्रोच एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं, साइट विजिट रिक्वायर्ड हैं, कंसल्टेशन मीटिंग्स रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उसके अंदर हमें एज़ पर हायरार्की टू कंट्रोल कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें थर्ड पार्टी पे सर्टिफाइड करवानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। तो उसके अंदर हमें सीनियर मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट और पार्टिसिपेशन भी लाजमी चाहिए होगी। एट द एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड करेगा नेक्स्ट अगर हमारे पास सेम एक्सीडेंट रिपीट होता है तो क्या एक्सपेक्टेड हमारे पास सिवियरिटी हो सकती है।
ना कि हमारे पास एक्चुअल जो भी हुआ है उसकी सिविटी पे बेस करते हुए। तो हमने इसके अंदर कितना टाइम, कितनी एफर्ट, कितनी मनी, कितनी रिसोर्सेज करने हैं, तमाम चीज़ें लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होती हैं। बेसिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर या प्रोसेस क्या होता है? तो हमारे पास जब भी कोई इंसिडेंट हो जाएगा, हमने इंसिडेंट की टाइप्स अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस की। हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ 4 मेजर स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमने अपनी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या होगा? गैदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट फाइंडिंग। हमने इंसिडेंट के रेलिवेंट रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एज सून एज पॉसिबल गैदर करनी है। उसके बाद क्या करना है? एनालाइज द इन्फॉर्मेशन। हमने उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना है टू ड्रा अ कंक्लूजन अबाउट द इमीडिएट एंड रूट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या थी और उसकी बेस पे इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या थे, रूट कॉज क्या थी, हमने अपनी तमाम फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन से कंक्लूड करनी है। स्टेप 3 हमारे पास होगा आइडेंटिफाई द सुइटेबल कंट्रोल मेजर। जहाँ पे हमारे पास नॉन कंप्लाइंस थी, लैप्सेस से जो हमारे पास रूट कॉज या इमीडिएट कॉज बनी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ताकि रीअकरेंस को रोका जा सके, हमने क्या एडिशनल कंट्रोल मेजर इंट्रोड्यूस करवाने हैं। उसके बाद हमारे पास रेमिडियल एक्शन प्लान क्या होगा? अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इमीडिएट बेस पे रिकवर करना है, हम उसको हाई प्रायोरिटी देंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, तो हमने वो तमाम चीज़ें एज सून एज पॉसिबल कवर करनी होंगी। अगर हमारे पास ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, हम उसको मीडियम में लेके आ सकते हैं, 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर क्लोज आउट प्रोवाइड करना है। अगर हमारे पास कुछ सिनेरियो चेंज करना है, किसी जगह की आपका प्लांट प्रिमिसेस या इक्विपमेंट चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो मे बी उसमें टाइम लग सकता है अप्रूवल्स के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उसको हम जाके 1 महीना या इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एनालिसिस, फिर सुटेबल कंट्रोल मेजर, फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, किसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या कौन होगा, कितनी कॉस्ट आएगी। इस तमाम चीज़ के इन एडिशन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इंश्योर करना है सेफ्टी ऑफ द सीन सिक्योरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में। वहाँ के जो एविडेंस थे, जो फाइंडिंग्स थी, मैन्युपुलेट ना हो जाए, इसलिए एरिया को बैरिकेड किया जाएगा। लेकिन पैरेलल में हमने जो कैजुअलिटी केयर है, हमने जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो उसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें नुकसान पहुँचा है, उनको एज सून एज पॉसिबल हमने उनको रेस्क्यू करना है। अभी जो ERP की टीम है, वो लोग इस चीज़ में ट्रेंड होते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किए बिना वहाँ से फर्स्ट एड किया जा सके, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इसके एडिशन अगर हमारा कुछ प्रोसेस था जिससे फर्दर इंसिडेंट हो सकते हैं, तो हमने इस कंसर्न को भी लाजमी कंसिडर करना है। हमने वो वॉकवेज, हमने वो पाथवेज, हमने सप्लाई चेन, हमने वो रूट क्लियर करना होगा। लेकिन एज सून एज पॉसिबल साइट सिक्योरिंग भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो साइट सिक्योर कैसे करना है, 4 स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कहीं भी अगर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या टॉपिक्स लाजमी कवर करने होंगे। तो इसके लिए अगर हम इसको चेक लिस्ट बोलें तो वो भी ठीक है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये टॉपिक सब लाजमी कवर करने हैं, ये तमाम पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए। सबसे पहला होगा पर्सनल डिटेल। जो आदमी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, आया फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है तो उससे एक्सीडेंट हुआ है, या जो आदमी इंजर्ड हुआ है, दोनों की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। टाइम एंड लोकेशन, डे नाइट था, डे टाइम पे हो रहा है, नाइट टाइम पे हो रहा है, लोकेशन क्या है, प्लांट के अंदर हो रहा है, रोड पे हो रहा है, डिटेल आपके पास होनी चाहिए। टाइप ऑफ सिविटी ऑफ द इंजर्ड, उसको किस लेवल की सिविटी है, कितनी इंजरी हुई है, उसकी डिटेल आपके पास इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में लाजमी होनी चाहिए। वेदर डेंजर पर्सन है, अच्छा उसको फर्स्ट एड हुई है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसकी LTI है, जो भी चीज़ है आपके पास उसकी प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा मेडिकल कंडीशन ऑफ इंजर्ड पर्सन। अगर वो कुछ मेडिकेशन ले रहा था, वो फिट था, बैक फ्रॉम वेकेशन था, या सिक लीव्स के बाद वो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर रहा था, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी कवर करनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ तो इन्वॉल्व पार्टीज़ क्या काम कर रही थी, वो अपने जॉब फ्रिक्वेंसी के अंदर ही जॉब में काम कर रही थी, या वो रोड क्रॉस कर रही थी, या किसी और काम में वो लोग इन्वॉल्व थे, तो ये तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसी थी, वेदर, लाइटिंग, विजिबिलिटी, कंसर्न, फोग, एवरीथिंग कवर की जाएगी। उसके बाद कंडीशन ऑफ द फ्लोर एंड ग्राउंड, स्लिपली एरिया था, वहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप था, पुअर हाउसकीपिंग थी, 5S मेंटेन नहीं था, ये तमाम चीज़ें भी आपकी एक अच्छी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टाइप एंड कंडीशन ऑफ द PPEs, जो उसके PPEs है, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ सेफ्टी है,
उसकी कंडीशन क्या थी, ग्लव्स थे तो किस कंडीशन के थे, अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे। तो तमाम चीज़ें आपकी एक अच्छी रिपोर्टिंग के लिए, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक रिपोर्ट फाइंडिंग के लिए आपको फेवरेबल हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन। एक्टिव सुपरविजन थी कि नहीं थी, जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग हुई थी, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड थी तो हुई है कि नहीं, लास्ट ट्रेनिंग कब हुई थी, ट्रेनिंग के अंदर इसके असेसमेंट में फीडबैक क्या था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एनी रिस्क असेसमेंट, जो वो काम कर रहा था परमिट कंट्रोल होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जॉब सेफ्टी होनी चाहिए, JSA FRA डिस्कस किया जाना चाहिए, TBT साइन की थी कि नहीं की थी। तमाम चीज़ें हमने अपनी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर कवर करनी है, चेक करनी है। एंड पे हमारे पास जो एक और चीज़ रह जाती है कि प्रीवियस एक्सीडेंट अगर हुआ था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वहाँ पे फाइंडिंग्स क्या थी, वहाँ के कंट्रोल मेजर्स क्या थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, उसकी रिव्यू क्या था। तो तमाम चीज़ें हमने अपनी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें कवर करेंगे, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में कवर करेंगे, तो हमें एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, फेवरेबल होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 1, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट काम है, साइट सिक्योरिंग है। सिक्योर द सीन एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट इट बीइंग अल्टर्ड। आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन है मैनिपुलेट ना हो जाए, इसलिए आपने क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल इंसिडेंट की लोकेशन को, साइट को बैरिकेड कर देना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम, जो भी आपके इंसिडेंट का आई विटनेस होगा, आई विटनेस स्टेटमेंट आपने लाजमी ले लेनी है। अगर आप साइट सिक्योरिंग में बिजी हैं तो आपने ये चीज़ को इंश्योर करना है कि आपका जो विटनेस है वो किसी एक सेपरेट रूम में आपका वेट कर रहा हो, ना कि वो दूसरे लोगों के साथ पीयर ग्रुप प्रेशर में आके अपनी जो एक्चुअल स्टोरी है उससे डाइवर्ट हो जाए। जो भी लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं आप तक कम्युनिकेट ना हो, आप तक एक्चुअल जो फाइंडिंग है, एक्चुअल जो सिनेरियो ऑफ इंसिडेंट है वही रिपोर्ट होना चाहिए। विटनेस की स्टेटमेंट आप रिटन भी ले सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस आपने कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइट करनी है। कौन कौन सी हो सकती है, साइट की फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, स्केच हो सकती है, मेजरमेंट्स हो सकती है, इंसिडेंट लोकेशन का रोड से डिस्टेंस कितना था, वर्किंग इक्विपमेंट से कितना था, अगर कोई पेडिस्ट्रियन गाड़ी से हिट हुआ तो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग या वॉकवे से उसका डिस्टेंस कितना था। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आएगा वीडियोस। अगर वहाँ पे CCTV अवेलेबल था तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट कॉज को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इन एडिशन टू दिस आपने अदर जो फैक्टर्स हैं, विंड स्पीड कितनी थी, डे लाइट थी, नाइट के टाइम हुआ, टेम्परेचर कितना था, वेदर कंडीशन क्या थी, तमाम चीज़ें आपने लाजमी गदर करनी है, आपको इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकती हैं। जब विटनेस का इंटरव्यू हो जाएगा तब आप नेक्स्ट सोर्स पे जाएंगे। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनको आपने रिव्यू करना है, वो कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी क्या है, रिस्क असेसमेंट में ये चीज़ कवर थी कि नहीं थी, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, लास्ट ट्रेनिंग कब हुई, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कब हुई, तमाम चीज़ें आपने रिकॉर्ड मेंटेन, रिकॉर्ड कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आएगा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इसके लिए हमने परमिट सिस्टम बनाया था, इसके लिए हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशन थी, इसके लिए हमारे पास एडिशनल क्या कंट्रोल मेजर थे, हमने वो चीज़ वेरीफाई करनी है। अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट या मशीनरी इन्वॉल्व है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान किधर है, हमारे पास अगर कुछ मेंटेनेंस हुई थी उसका रिकॉर्ड किधर है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट साइट प्लान एंड लेआउट्स, पेडिस्ट्रियन वॉकवेज कहाँ थे, जेब्रा क्रॉसिंग किधर हैं, अगर रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है तो सेग्रीगेशन कहाँ पे हुई है, तमाम चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रीवियस एक्सीडेंट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिपोर्ट में उसकी फाइंडिंग क्या थी, कंट्रोल मेजर क्या थे, इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। एट द एंड जो लोग इन्वॉल्व थे उनका सिकनेस एंड एब्सेंटिज्म रेट, अगर सिक लीव पे थे तो क्या मेडिकेशन थी, फिट फॉर वर्क थे, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था, वैलिड था, नहीं था, तमाम चीज़ें आपने हमें सबसे पहले स्टेप में गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करनी है, जो कि हमें इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने में फ़ायदा मंद होंगी, फेवरेबल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टेप 1 आपका क्लियर हो चुका होगा कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किसी भी एक्सीडेंट होने में कलेक्ट करनी होती हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 2, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, इसको डिस्कस करेंगे। द पर्पस हेयर टू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट द इमीडिएट एंड रूट कॉज। हमने जो भी अपने स्टेप 1 पे इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, साइट विजिट से, इन्वेस्टिगेशन से, इंटरव्यू से, अब उस तमाम डेटा को हमने एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए इमीडिएट एंड रूट कॉज क्या थी। अब इमीडिएट कॉज क्या होती है, आर ऑब्वियस कॉज दैट गिव राइज द इटसेल्फ इवेंट,
जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो इमीडिएट काज की वजह से ही एक्सीडेंट एक्चुअल में हैपन होगा। दिस विल बी द थिंग दैट अकर्ड एट द टाइम एंड द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइट से एक स्पैनर गिरता है और नीचे काम करते हुए आदमी के सर में लग जाता है। तो इमीडिएट काज क्या है कि इंजरी अकर ड्यू टू हिटिंग अ स्पैनर विच इज़ फॉल फ्रॉम हाइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें जो हमारे सामने है कि एक जगह पे स्लिपली फ्लोर था, हमारे वर्कर वहाँ से गुजर रहा था, स्लिप हो गया। जब स्लिप हुआ तो वो गिर गया नीचे फ्लोर पे, उसकी बैक लगने से उसको बैक इंजरी हो गई। तो इमीडिएट काज क्या थी? बैक इंजरी ड्यू टू रिजल्टिंग स्ट्राइकिंग ऑफ बैक ऑन द फ्लोर। तो हमारे पास इमीडिएट कॉज क्या होगी? एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएट कॉज होगी। इमीडिएट कॉज की आगे फर्दर 2 टाइप्स हो सकती हैं। अनसेफ एक्ट हो सकता है, अनसेफ कंडीशन हो सकती है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास वेट फ्लोर जो था, अनसेफ कंडीशन थी। अनसेफ एक्ट क्या था कि आदमी हमारा वहाँ से गुजर रहा था। दूसरी एग्जांपल में जो हमने पहले दी, हमारे पास ड्रॉप जोन बैरिकेड नहीं था कि यहाँ पे ऊपर से टूल गिर सकता है, अनसेफ कंडीशन। दूसरा, हमारा जो वर्कर था वो एक लाइन ऑफ फायर में काम कर रहा था कि ऊपर भी काम हो रहा है, नीचे भी काम किया जा रहा है। तो दोनों हमारे पास अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन मोस्टली हमारे पास इमीडिएट काज होंगी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हैपन हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें अंडरलाइंग एंड रूट कॉज, तो ये क्या हमारे पास इमीडिएट कॉज का बैकग्राउंड, हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिनकी बेस पे हम एक्सीडेंट तक पहुँचे। अगर हमने अनसेफ एक्ट को स्टॉप किया होता, अनसेफ कंडीशन को एलिमिनेट किया होता, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते थे। हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं मोस्टली हमारे पास मैनेजमेंट फेलियर की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल, फेलियर टू एडिक्वेटली सुपरवाइज द वर्क प्लेस, हमने एक्टिव सुपरविजन प्रोवाइड नहीं की, हमारे पास ड्रॉप जोन को बैरिकेड नहीं किया गया, हमारे पास एरिया को क्लीन नहीं किया गया। फेलियर टू प्रोवाइड द PPEs, हार्ड हेलमेट नहीं था, उसके स्लिपरी शूज़ थे। फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई थी कि आपने सिचुएशनल रिस्क अवेयरनेस कैसे करनी है। लेक ऑफ मेंटेनेंस, क्लीनिंग नहीं हो रही थी, जहाँ से ऑयल ड्रॉपेज हो रहा है या लिक्विड ड्रॉपेज हो रहा है जिसकी वजह से स्लिपली फ्लोर था, उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही। इनएडिक्वेट चेकिंग एंड इंस्पेक्शन, डेली एरिया की क्लीनिंग चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा। या हम जब साइड पर अगर काम कर रहे हैं, ड्रॉप जोन जो हमारी एग्जांपल थी, अगर हम उसको रेफ़र करें तो हमारे पास ड्रॉप जोन की चेकलिस्ट जो होती है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा। फेलियर टू कैरी आउट प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, हमारी रिस्क असेसमेंट के अंदर स्लिप ट्रिप मेंशन ही नहीं था, हमारी रिस्क असेसमेंट के अंदर ड्रॉप ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं था, जिसकी वजह से TBT के अंदर लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया गया। एट द एंड क्या हुआ, हमारे पास दोनों एग्जाम्पल के एक्सीडेंट रिपोर्ट हो गए। तो इससे क्या है कि हमारे पास जो अंडरलाइन एंड रूट कॉज होती हैं मोस्टली मैनेजमेंट फेलियर होता है। अगर हमने अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन को रेक्टिफाई नहीं किया तो हमारे पास एक्सीडेंट हो सकते हैं। फर्दर मोर फॉर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास किसी एक एक्सीडेंट की इमीडिएट कॉज एक से ज़्यादा हो सकती हैं जब हमारे पास किसी एक एक्सीडेंट में एक से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। फॉर एग्जांपल, हमारा एक आदमी फोर्कलिफ्ट के साथ एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया। फोर्कलिफ्ट के ऊपर जो मटेरियल था, ब्लॉक था, वो इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हुए उस पेडेस्ट्रियन के ऊपर गिर गया। तो इमीडिएट क्या थी? सबसे पहले फेलियर टू सिक्योर द लोड, हमने लोड को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया था। पुअर रोड पोजीशनिंग एंड ट्रक क्लोज टू द पेडेस्ट्रियन एग्जिट, हमारे पास पेडेस्ट्रियन वॉकवे सेग्रीगेशन नहीं की गई थी। एग्रेसिव ब्रेकिंग, ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाई जिसका रिजल्ट क्या था कि हमारा जो लोड था वो आगे गिर गया। एन इंटरवेंशन, पेडेस्ट्रियन जो था वो रोड क्रॉस कर रहा था या रोड पे वॉक कर रहा था, तो ये हमारे एक्सीडेंट की मल्टीपल इमीडिएट कॉज हो सकती हैं। अनसेफ एक्ट भी कवर है, अनसेफ कंडीशन भी कवर है। जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फाइंड किया, तो माइट भी हर इमीडिएट कॉज की सेपरेट रूट कॉज हो सकती है। हमारा जो ड्राइवर था, नया था, उसको रोड कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको मेंटेनेंस चेकलिस्ट के बारे में पता नहीं था, उसको रोड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वॉकवेज कहाँ पे हैं उसका पता नहीं था। लेक ऑफ सेग्रीगेशन वॉकवेज, जो हमारा पेडेस्ट्रियन रोड पे काम चल रहा था, उसे वॉकवेज आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम थी, साइनेज नहीं थे, पेंट नहीं था, बैरिकेशन सेंटर में नहीं थी। तो हर एक इमीडिएट फैक्टर की सेम अलहदा से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर या रूट कॉज हो सकती है। तो डेटा एनालिसिस का पर्पज़ ये होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एक्सीडेंट के अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या थे, इमीडिएट कॉज क्या थी, हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, हमने अपनी ऑक्यूपेशनल साइड को इम्प्रूव करना है। तो डेटा एनालिसिस से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रूट कॉज, अंडरलाइंग कॉज, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एंड इमीडिएट कॉज।
जब हम इन तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे तो फ्यूचर में जाकर नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक्सीडेंट की रीअकरेंस को कंट्रोल कवर किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ स्टेप 2 डेटा एनालाइजिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाइंग सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। जब हमने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में रूट कॉज और अंडरलाइन कॉज आइडेंटिफाई कर ली, फाइंड कर ली, तो अब क्या होगा कि हमने इन दोनों कॉजेज़ को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रोल मेजर्स को आइडेंटिफाई करना है। कंट्रोल मेजर हमारे पास अगेन मैं बता दूं कि रूट कॉज के लिए अलग होंगे और हमारे पास अंडरलाइन कॉज या हमारे पास जो इमीडिएट कॉज थी इन सब के अलग कंट्रोल मेजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आदमी स्लिपली फ्लोर से स्लिप होकर गिर गया था, वेट फ्लोर था। अब हमारे पास इमीडिएट कॉज क्या थी कि वो जो हमारे पास फ्लोर था क्लीन नहीं था, तो उसको क्या करना है, क्लीनिंग स्केड्यूल बना देना है, उसको प्रॉपर्ली इंश्योर करना है, एक्टिव सुपरविजन होनी चाहिए कि फ्लोर प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो हमारी जो इमीडिएट कॉज थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें अंडरलाइन कॉज की या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की, तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है HSE का, उसका फेलियर या उसमें लैप्सेस को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे फोर्कलिफ्ट पे से स्पिलेज हो रहा था। स्पिलेज क्यों हो रहा था, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान नहीं इंश्योर किया गया। क्यों नहीं इंश्योर किया गया, चेक कर बैलेंस नहीं था, लेक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस थी, लो एंटिसिपेशन ऑफ रिस्क थी। हमें एक डिटेल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान एक प्रॉपर इंटरवल के बाद तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको मेंटेनेंस के लिए भेजना है, उनका रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में होने वाली ऑयल स्पिलेज को कंट्रोल किया जा सके। जब हमने कंट्रोल में आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास एक टारगेट होता है, एक हमारे पास असेसमेंट के लिए या एक आप कह सकते हैं चेक लिस्ट की बेस पे 2 क्वेश्चन होते हैं। इफ़ दिस एक्शन इज़ टेकन, अगर हम ये अपना रिकमेंडेड एक्शन करेंगे तो क्या हम ये एक्सीडेंट सेम लोकेशन पे रिपीट होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि अगर हम ये कंट्रोल में या रिकमेंडेड एक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारा ये एक्सीडेंट हमारे पास मल्टीपल लोकेशन पे कंट्रोल हो सकता है। अगर दोनों में से किसी एक का आंसर भी हमारे पास नो में होगा तो हमें क्या होगा कि दोबारा से रीअसेस करके इफेक्टिव कंट्रोल मेजर सजेस्ट करना होगा। इफेक्टिव कंट्रोल मेजर सजेस्ट करने के बाद रेमेडियल एक्शन प्लान क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 4, प्लानिंग द रेमेडियल एक्शन प्लान। जब हमने किसी भी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, हमारे पास इमीडिएट कॉज, हमारे पास रूट कॉज या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आ चुके हैं, उसके बाद क्या होगा, हमने उन तमाम जो कॉजेज़ थी, जो फैक्टर थे, उनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, हमने रिकमेंडेशन देनी है, हमने रिकमेंडेड एक्शन जो आइडेंटिफाई करना है, सजेस्ट करना है, जिसकी बेस पे क्या होगा, हमारी रूट इमीडिएट कॉज एलिमिनेट हो जाएगी और रीअकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता है। अब रेमेडियल एक्शन कैसे होगा, सबसे पहले क्या है कि आपने जो एक्शन रिक्वायर्ड है या जो रिकमेंड है वो बताना है। उसके बाद प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी बेस करेगी 3 लेवल पे, हाई, मीडियम या लो। अब हाई क्या होगा, जब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, आपने क्या करना है, इमीडिएट वो प्रोसेस स्टॉप करना है, मशीनरी वहाँ से रीलोकेट करनी है या उस काम को सस्पेंड करना है। तो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी होगा, इमीडिएट आपने उसका एक्शन लेना है। दूसरा होगा मीडियम, अगर रिस्क लेवल मीडियम है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ प्रोसेस चेंज करना है, हमने सेम प्रोसेस के साथ एक्स्ट्रा केयर पे वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं, मीडियम लेवल होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम स्केल दे सकते हैं। लो रिस्क में क्या होगा कि हमने लोगों की ट्रेनिंग करवानी है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स करवानी है, उनकी सुपरविजन इंश्योर करानी है, CCTV कैमरा लगाना है, तो ये हमारे पास लो रिस्क एक्टिविटी होगी, लो रिस्क रिकमेंडेड एक्शन होगा, इसके लिए हम थोड़ा टाइम स्केल ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा जो रेमेडियल एक्शन प्लान होगा बेसिकली हमारा एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी, इसमें हमने अपना रिकमेंडेशन देनी है, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करनी है। प्रायोरिटी अगेन बेस करेगी 3 फैक्टर पे, ह्यूमन, जॉब, ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा वो एक्शन हमने ह्यूमन सेफ्टी को किस तरह इंश्योर कर रहा है, जॉब को किस तरह वो कंटिन्यू रखेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और लास्ट कॉलम में हमारे पास आएगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, किस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इस एक्शन प्लान को इंश्योर या इम्प्लीमेंट करवाना और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इंश्योर करना। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास कब आएंगी, जब हमने स्टेप 1 में इन्वेस्टिगेशन की तमाम फाइंडिंग कंट्रोल कर ली, दूसरे में हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, जब अंडरलाइंग रूट कॉज हमारे पास आ गई, तो लास्ट स्टेप पे हमारे पास एक्शन प्लान होगा जो कि हमें कंटिन्यू इम्प्लीमेंट करके रीअकरेंस को अवॉइड करना होगा। उम्मीद करता हूँ स्टेप 4 आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छी विटनेस रिपोर्ट जो आफ्टर एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, उसके अंदर क्या टॉपिक कवर करने चाहिए। सबसे पहले, होल्ड द इंटरव्यू इन अ क्वाइट रूम और एरिया फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड इंटरप्शन। हमें इंटरव्यू एक साइलेंट एरिया में, एक साइड पे, एक ऑफिस के अंदर लेना चाहिए
ताकि किसी भी तरह की इंटरप्शन या डिस्ट्रक्शन ना हो और जो आपका विटनेस है वो अपना जो स्टेटमेंट है उसको रिमाइंड करके फोकस करके आपको रिकॉर्ड करवा सके। नेक्स्ट आएगा इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश रिपोर्ट विद यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज। आपका जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट का आई विटनेस होगा उसके साथ एक बेहतर रिलेशन आपने सबसे पहले इस्टेब्लिश करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, उनका इंट्रोडक्शन लेना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज क्या है। पर्पज़ हमारा क्या होगा कि उनकी जो स्टेटमेंट है टू द पॉइंट और क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू, उनको बताना चाहिए कि इस इंटरव्यू की इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ किसी को ब्लेम या हाईलाइट करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी रूट कॉज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को फाइंड करना है ताकि रीअक्रस को बचाया जा सके। रीअक्रस से हम भी अफेक्ट हो सकते हैं, इवन आई विटनेस खुद भी अफेक्ट हो सकता है। यूज़ ओपन क्वेश्चन, हमने अपनी कोई भी वर्डिंग विटनेस के माउथ पे नहीं डालनी कि ऐसा हुआ था यस नो में, हमें कोई भी आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए होगा 5 वाई में से, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कि 5 W एंड 1 H। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, कौन था, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, क्यों हुआ था। ये तमाम क्वेश्चन हमें क्या होगा, हम विटनेस से इसका आंसर लेंगे। हमने विटनेस को कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देकर उसके एंड में उससे यस या नो में ऑप्शन नहीं लेना कि आप वहाँ पे अवेलेबल थे, बंदे ने ग्लव पहने हुए थे, बंदा क्या कर रहा था, बंदा हाइट से गिरा, हार्नेस लगाई हुई थी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हम उससे पूछ सकते। हम उससे पूछेंगे यार उस टाइम आपने क्या देखा, आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ, कौन बॉडी इन्वॉल्व था, गलती किसकी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, हमें एक ओपन स्टेटमेंट देंगे, एक्चुअल स्टेटमेंट जो आई विटनेस ने एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट सिनेरियो देखा था। नेक्स्ट आएगा कीप एन ओपन माइंड, अपने आप को किसी को ब्लेम करने की तरफ आपने माइंड नहीं रखना, आपने प्योरली सिर्फ रूट कॉज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं। वो आपकी मैनेजमेंट कमिटमेंट भी हो सकती है, आपकी रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो आपने एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए माइंड के अंदर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट खुद से प्री ड्राफ्ट नहीं करके रखनी कि ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट आएगा टेक नोट्स, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू ले रहे हैं उसके आप नोट्स अपने साथ नोट करते रहें, अपने पास उसको नोट डाउन करते रहें ताकि कोई भी चीज़ आप भूल ना जाएं, आप इसको इग्नोर ना कर दें। फिर एंड में आएगा आस्क द विटनेस टू राइट, अगर विटनेस लिख सकता है तो उसको बोलेंगे अपनी एक रिपोर्ट लिख के उसको आई विटनेस रिपोर्ट को साइन भी कर दे कि हाँ जी मैंने ऐसे देखा था। फिर आपके इंटरव्यू के दौरान जो आपने क्वेश्चन किए उससे आप उसको मैच कर सकते हैं। रिटर्न रिपोर्ट के अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख दे, हिंदी में लिख दे, उर्दू में लिख दे। इवन अगर वो नहीं लिख पा रहा तो उसके अपना सब कॉन्टिनेंट का आदमी या वो आदमी जो उसकी लैंग्वेज जानता हो, उस आदमी को क्रेडिबिलिटी चेक करते हुए कि रिपोर्ट को टेम्पर नहीं करेगा, किसी थर्ड आई विटनेस के सामने वहाँ पे रिपोर्ट को लिखवाया जा सकता है, जो कि दोनों लोग लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा थैंक्स द विटनेस फॉर दी हेल्प। विटनेस को किसी भी टाइम पे अगर ये शक हुआ, उसको ये डाउट हुआ कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं भी फंस सकता हूँ, मेरे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, वो कभी भी आपकी पॉजिटिवली हेल्प नहीं करेगा। हेल्प इन सेंस हमने एक्सीडेंट की रूट कॉज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं ताकि रीअक्रस को रोका जा सके। तो इंटरव्यू करते हुए विटनेस के साथ एक हेल्दी रिलेशन, एक गुड रिलेशन बना के रखना है ताकि वो आपको फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जब आपने उस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की हेल्प के लिए विटनेस से फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ले ली तो एट द एंड उसका थैंक्स करना लाजमी है टू इम्प्रूव अवर HSE कल्चर एंड टू इम्प्रूव द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में इंटरव्यू की टेक्निक आपको समझ आ चुकी होंगी। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बन चुकी है तो उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रिपोर्टिंग। तो कोई भी एक्सीडेंट होगा उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो हम उसको इंटरनली अपनी कंपनी के अंदर अगर मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो सबके साथ शेयर करेंगे ताकि सेम जो इवेंट है उसकी रीअक्रस को बचाया जा सके। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या रूट कॉज निकली थी, क्या अंडरलाइंग कॉज थी, क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे, तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या कंट्रोल मेजर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अगर वो पहले ही फॉलो किए जाएंगे तो सेम एक्सीडेंट किसी दूसरी साइड पे लोकेशन पे रीअक्रस को अवॉइड किया जा सकता है। इवन हमें जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है एक्सटर्नली भी पब्लिश करने की ज़रूरत हो सकती है, हमें अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना पड़ सकता है, हमें अपनी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, लीगल एसोसिएशन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जनरेट करके
सर्कुलेट करना है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने रिकॉर्ड कीपिंग में सेव करना ताकि फ्यूचर में हम इसे रेफ़र बैक कर सकें। जब हमारा HSE मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर्स है, तो लैगिंग इंडिकेटर्स की बेस पे हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है हमने फ्यूचर के टारगेट गोल सेट करने हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट से रेफ़र कर सकते हैं कि लास्ट टाइम हमारे पास एक कम्यूटिंग एक्सीडेंट हुआ था, या हमारे पास फोर्कलिफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था, या ड्रॉप ऑब्जेक्ट का हुआ था, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या थे, उसको हमने नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट में कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, उसके रिकमेंडेशंस क्या थी, कौन आदमी कंसर्न होगा, ट्रेनिंग लेवल कितना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए हमें अपनी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रिकॉर्ड में भी लाजिम अपडेट करना है। वो आपका फिजिकल रिकॉर्ड भी हो सकता है, आपका सॉफ्ट कॉपी में भी आप लोग अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। हमारी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के सब स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट फॉर्म करनी है। तो रिपोर्ट फॉर्म करने के की जो हमारे पास पॉइंट हैं, क्या क्या चीज़ उसके अंदर कवर होनी चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, जिस टाइम पे इंसिडेंट हुआ वो हमने टाइम मेंशन करना है। अब टाइम मेंशन करने का क्या होता है कि कंपनीज़ के मल्टीपल इंटरनल सिस्टम्स होते हैं। कुछ कंपनीज़ के अंदर 24 आवर के अंदर आपको इनिशियल रिपोर्ट देनी होती है, कुछ कंपनीज़ के अंदर 7 दिन के अंदर आपको एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो उस चीज़ को रेफ़र करने के लिए एक इंसिडेंट कब हुआ था, क्या टाइमिंग थी, डेट था, नाइट था, सबसे पहले हमने डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट लाजमी वहाँ पे मेंशन करना है। फिर लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, वो हमारे किस जोन में था, किस रीजन में था, किस साइट पे था, किस प्लान में, एग्जैक्ट हमने वर्किंग लोकेशन के किस यूनिट में किस इक्विपमेंट पे काम हो रहा था, ताकि हमें ट्रेंड एनालिसिस से पता लग सके कि इस सेम लोकेशन के हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी आई थी, हमारे पास इस तमाम के नियर मिस कब रिपोर्ट हुई थी। एक तो वो चीज़ होगी, दोबारा दूसरा ये कि रेलिवेंट सेम इसी तरह का काम किसी भी एरिया में हो रहा है, तो हम उस पर भी इसके कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा डिटेल ऑफ द इंजर्ड पर्सन या पर्सन इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल अगर फोर्कलिफ्ट से कोई आदमी हिट हुआ है तो जो इंजर्ड पर्सन होगा उसकी भी डिटेल होगी और ड्राइवर की भी कंप्लीट डिटेल होगी, कब से ज्वाइन किया, कौन कौन सी ट्रेनिंग इसकी हुई हैं, कितनी बार रिफ्रेशर हुई, कब से काम कर रहा है, लाइसेंस कितना पुराना था और किस डिपार्टमेंट में, मीन टू से उसकी कंप्लीट बायोडाटा एज़ पर कंपनी रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिटेल ऑफ इंजरी। जो इंजर्ड पर्सन था उसे क्या इंजरी आई, उसकी करंट कंडीशन कैसी है, उसको डॉक्टर की रिपोर्ट जो कि मेडिकल रिपोर्ट सारे अटैच करेंगे, उसको रेफ़र करते हुए यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में भी तमाम चीज़ मेंशन करनी है। नेक्स्ट आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट। अब वहाँ पे ट्रेसपासर जो था, जो पेडिस्ट्रियन था, वो क्या काम कर रहा था, आया वो अपने पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग में से गुजर रहा था, सेग्रीगेटेड रूट में से गुजर रहा था, फोर्कलिफ्ट वाला क्या काम कर रहा था। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग एक्टिविटी विच वाज बीइंग कैरिड आउट, उस टाइम पे जो एक्टिविटी हो रही थी उसको डिटेल से मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ड्राइंग एंड फोटोग्राफ। हमने जो उस टाइम पर एग्जैक्टली वर्क लोकेशन को सिक्योर करते हुए जो फोटोग्राफ या ड्राइंग बनाई थी वो अटैच किया जाएंगी फॉर द रेफरेंस कि हमारे पास एक्चुअल सिनेरियो पे क्या कंडीशन थी। डिटेल ऑफ विटनेस एंड विटनेस स्टेटमेंट, तो जितने भी विटनेस थे उनके नाम, क्राफ्ट, उनका लेवल ऑफ अथराइजेशन, तमाम चीज़ें मेंशन करके उनकी रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। उनका लैंग्वेज कौन सी थी, किस लैंग्वेज में रिपोर्ट दी, ट्रांसलेट किसने की, तमाम लोगों के डिटेल्स वहाँ पे मेंशन की जाएंगी। नेक्स्ट आएगा इमीडिएट एंड अंडरलाइंग रूट कॉजेज। जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया इमीडिएट कॉज क्या था, उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, रूट कॉज क्या है, तमाम चीज़ें मेंशन की जाएंगी इंसिडेंट रिपोर्ट में। नेक्स्ट आएगा असेसमेंट ऑफ एनी ब्रीचेज ऑफ लेगिस्लेशन। इंसिडेंट की वजह से अगर हमारे पास कुछ LSR की वायलेशन हुई हैं, कुछ रूल रेगुलेशन थे वो वायलेट हुए, तो उसका हमारे बिजनेस पे, हमारे ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आ सकता है, उसकी एक एस्टिमेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक्चुअल लाइक्लीहुड क्या हुआ और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उस तमाम चीज़ को हम यहाँ पे रिपोर्ट में लाजमी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन। हमने अपनी इमीडिएट रूट कॉज, सब जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे उनकी रीअकरेंस अवॉइड करने के लिए क्या रिकमेंड किया, उस रिकमेंडेड एक्शन को लेकर हमारे पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कॉस्ट एलोकेशन क्या होगी, हमने रीपेंटिंग करनी है, फोर्कलिफ्ट की ब्रेक नहीं लगी उसका इंस्पेक्शन करवाना है, मेंटेनेंस करवानी है, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो एक कंप्लीट सिनेरियो प्रॉपर कास्ट एलोकेशन के साथ करेक्टिव एक्शन प्लान हमने डिफाइन करना है, किस आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सा एक्शन कितने टाइम में हमने क्लोज करके एविडेंस प्रोवाइड करना है। एट द एंड हमें कॉस्ट इम्पैक्ट देना है कि कंपनी को एक्सीडेंट की सूरत में डायरेक्ट लॉसेस कितना हुआ, इनडायरेक्ट लॉसेस कितना हुआ।
और हमने जो रिकमेंडेड एक्शन के अंदर कॉस्ट एलोकेशन किया है कि हमने कंपनी में दोबारा जो चीज़ें इन्वेस्ट करनी है इसको रीमॉडिफाई करने के लिए, इसको रीवैम्प करने के लिए अगर हम दोबारा करेंगे तो वो कॉस्ट फ्यूचर में कौन सी कॉस्ट सेव करेगी। तो ये तमाम एक बैकग्राउंड डिटेल्स के साथ अटैच करके हमने अपनी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट को या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को सबमिट करनी होती है, ताकि उसकी बेस पे लेसन लर्निंग तमाम कंपनी के साथ बेंचमार्क में शेयर किया जा सके और ऐसे एक्सीडेंट की रीअक्ररेंस को अवॉइड किया जा सके। एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग के लिए जो बैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वर्कर्स एक्सीडेंट इन रिपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऑन रिपोर्टिंग इंसिडेंट। अगर एक क्लियर स्टेटमेंट ही नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कि हमने एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना है और क्यों करना है, KPI से डिफाइन नहीं है, तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, लोग इंसिडेंट रिपोर्टिंग तरफ नहीं जाते। नेक्स्ट आएगा नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस। आपके पास ऑब्जर्वेशन कार्ड का सिस्टम नहीं है, आपके पास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स नहीं है, आपके पास इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन नोटिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, तो लोगों के पास कम्युनिकेट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए चैनल नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा कल्चर नॉट रिपोर्टिंग। अगर कोई नियर मिस होती है, साइट पे करेक्टिव एक्शन लिया, सब लोगों को TBD करके बता दी, अपने एरिया या अपनी साइट पर एक हद तक उसकी रीअकरेंस को हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया तो सेम एक्टिविटी में किसी दूसरी एरिया में एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट बैरियर हमारे पास आता है कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर। मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन, मल्टीपल रिपोर्टिंग प्रोसीजर और क्लियर हायरार्की ना होने की वजह से भी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग ना होना एक बड़ी वजह होती है। नेक्स्ट हमारे पास बैरियर आ सकता है एक्सेसिव पेपर वर्क। हमें उसकी इनिशियल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, विटनेस रिपोर्ट होगा, मल्टीपल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने पे एक्सेसिव पेपर वर्क भी एक बैरियर होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रिपोर्ट करने से लोग इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आएगा टेक टू मच टाइम। हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा, अपने बंदों को निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। टू मच टाइम टेकिंग प्रोसीजर होने की वजह से भी लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट करने से इग्नोर करते हैं। सबसे मेजर रीज़न एक्सीडेंट रिपोर्ट ना करने की हमारे पास ब्लेम कल्चर। एक्सीडेंट रिपोर्ट करने का पर्पस कभी भी ब्लेम नहीं होना चाहिए, हाईलाइट करके रीअकरेंस को अवॉइड करना होना चाहिए। किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, किसकी गलती थी, उस चीज़ को किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। किस वजह से गलती हुई उस वजह को एलिमिनेट करना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, काम ख़त्म करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि पर्पस क्या होना चाहिए कि हमने इसकी रूट कॉज को एलिमिनेट करना है ताकि दोबारा रीअकरेंस बचाई जा सके। मैनेजमेंट डज नॉट टेक रिपोर्ट्स सीरियसली। जो रिपोर्ट्स होंगी, उसकी जो रिकमेंडेड एक्शन होंगे, कंट्रोल मेजर्स होंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, सीरियस नहीं लिया जाएगा, तो कोई भी आदमी अपनी एनर्जी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्टिंग पे सर्व नहीं करेगा। एक और बड़ा बैरियर जो कि आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, अगर कुछ इंसेंटिव स्कीम चल रही है, कुछ आपका एंड ऑफ ईयर अप्रेजल है, तो लोग उस चीज़ को कंसिडर करते हुए भी एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं करते, जो उनके साथ स्पेशली पेश आते हैं या उनकी टीम के अंदर होते हैं कि अगर हमारी टीम के अंदर एक्सीडेंट ज़्यादा रिपोर्ट होंगे तो हमारी एंड ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस या अप्रेजल अफेक्ट हो सकती है। तो ये कुछ बैरियर थे या ये कुछ लिमिटेशन थी, कुछ फैक्टर थे जिसकी बेस पे पुअर रिपोर्टिंग ऑब्जर्व की जा सकती है। अगर हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर लेंगे तो हमारे पास तमाम एक्सीडेंट रिपोर्ट होंगे और हमारा एरिया को सेव करने के लिए एज़ पर ट्रेंड एनालिसिस रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करते हुए एरिया में एक्सीडेंट की रीअकरेंस को अवॉइड किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम किसी भी कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी होता है और ये क्यों बनाया जाता है। हमारे पास क्या होगा कि जब भी कुछ भी अनसेफ एक्ट या कंडीशन होंगी, हमने वहाँ से ही उनको स्टॉप करना है। अगर हमने अनसेफ एक्ट को स्टॉप नहीं किया, अनसेफ कंडीशन क्रिएट होगी। अनसेफ कंडीशन को हमने अगर इग्नोर किया, नियर मिस बनेगी। नियर मिस को अगर हमने रिपोर्ट नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया, रूट कॉज नहीं एलिमिनेट की, हमारे पास इंसिडेंट होगा। हमारे पास वो इंसिडेंट फर्स्ट एड भी हो सकता है, हमारे पास LTI भी हो सकता है, फर्टिलिटी भी हो सकता है। इसलिए हर कंपनी का अपना इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। अब सिस्टम को कैसे इंश्योर करना है, क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हमने नियर मिसेस को रिपोर्ट करना है। कितने नियर मिसेस रिपोर्ट होनी चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन लेवल क्या होगा और किस नियर मिस को हम हाई पोटेंशियल नियर मिस या डेंजरस अकरेंस कंसिडर करेंगे। इसकी एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो कि तमाम टॉप टू बॉटम सब लोगों के साथ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा, किसने किसको कम्युनिकेट करना है, हायरार्की क्या होगी, लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए। फ़ायदा क्या होगा,
जब हमारे पास डेली बेस पे नियर मिस हो रही है। अब नियर मिस क्या है? एनी अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विच हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म। ऐसा इवेंट, ऐसा अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट जो कि एक्चुअली हैपन हुआ लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, उसके अंदर नुकसान करने का पोटेंशियल था। अब इसको हमने नियर मिस को रिपोर्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन लो रिस्क नियर मिस की साइट HSC एरिया इंजीनियर ये स्टाफ कर सकता है। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके 5 टेक्निक है, फिश बोन एनालिसिस है। रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कुछ भी रिकमेंडेड ऑप्शन जो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है। लोगों की ऑन साइट ट्रेनिंग है, चेंज द टूल है, चेंज द पर्सन है, लोगों का कॉम्पिटेंसी लेवल है, एक्टिव सुपरविजन है। जो भी आपका करेक्टिव एक्शन है आपकी उस कॉज को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होगा, आपने इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह अगर हाई रिस्क नियर मिस है, हाई पोटेंशियल नियर मिस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करेंगे। आपका एरिया इंचार्ज, आपका HSC इंचार्ज, आपके स्पेशलिस्ट जिनके पास एडवांस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग्स होंगी। तो अगर हम तमाम ये चीज़ें फॉलो करेंगे हमारे पास मेजर एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकेगा, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए कंपनीज़ के अंदर इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल हर कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर्स टू रिपोर्टिंग वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने से आदमियों को, वर्कर्स को रोकते हैं। तो नेक्स्ट, जब हमने कोई भी इंटरनल एक्सीडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हमारे एक्सीडेंट में कुछ कैजुअलिटी हुई है तो उसका नेम, एड्रेस, मीन टू से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन करनी है। लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट, किस प्लांट पे, किस साइड पे, किस एरिया में एक्सीडेंट हुआ था मेंशन करेंगे। डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, अगर फर्स्ट एड है, मेडिकल ट्रीटमेंट है तो किस हॉस्पिटल में दिया गया, डॉक्टर्स कौन थे, मेडिकल रिपोर्ट क्या थी, मेडिकल ट्रीटमेंट कितनी देर चला, कॉस्ट एलोकेशन क्या थी, सब चीज़ें अटैच करेंगे। डिटेल ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, वर्क लिफ्ट था, वहाँ पे लेड था, वहाँ पे लिक्विड मेटल था, क्या चीज़ थी, तमाम डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस और मटेरियल भी क्लियरली मेंशन करेंगे। डिटेल ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, अब कौन सा कम्पिटेंट पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन था जिन्होंने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डिज़ाइन की थी, उसको रिव्यू किया था और अप्रूव किया था, उनकी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। एट द एंड रिकॉर्ड इंसिडेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉय डिटेल भी रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा होगा। नेक्स्ट आएगा डेट एंड द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। डे टाइम में हुआ, नाइट टाइम में हुआ, किस दिन का हुआ, संडे था, वीकेंड था या वीकडेज था, फ्राइडे था, सुबह में हुआ या रात में हुआ, तमाम चीज़ें क्लियरली वहाँ पे मेंशन की जाएंगी। डिटेल ऑफ इंजरी, कितने लोग इंजर्ड हुए और किस टाइप की इंजरी थी वो भी मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट कॉजिंग इंजरी, इवेंट की फुल डिस्क्रिप्शन, इवेंट हुआ कैसे था, क्या काम चल रहा था, किस लोकेशन पे चल रहा था, जो इन्वॉल्व पार्टी थी उसमें अनसेफ एक्ट किसका था, अनसेफ कंडीशन क्या थी, तमाम चीज़ें डिटेल के साथ यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। विटनेस नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, जो विटनेस था, जिसकी स्टेटमेंट हमने अटैच की है, उन तमाम का एम्प्लॉय नंबर, नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि फ्यूचर में भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनको कॉन्टैक्ट बैक कर सकते हैं। उसके बाद ऑथराइजेशन सिग्नेचर, ऑथराइजेशन सिग्नेचर आपकी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम के भी हो सकते हैं, टीम लीडर के भी हो सकते हैं, या आपका एसेट ओनर के भी हो सकते हैं। अदर वर्ड्स में मैं अगर बोलूँ तो आपका इंसिडेंट ओनर जिसके प्रेमिसेस में इंसिडेंट हुआ उस डिपार्टमेंट का मैनेजर इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसके सिग्नेचर होके ये जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी फाइनली हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, ताकि फ्यूचर में इसे हम रेफ़र बैक कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट रिकॉर्ड कीपिंग क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंसिडेंट रिकॉर्डिंग क्या होता है और ये क्यों की जाती है? जब भी कोई वर्क रिलेटेड इंसिडेंट रिपोर्ट होगा उसकी प्रॉपर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको हमने रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट हो सकता है। कहीं पे रिटर्न रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, कहीं पे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर उसको फॉर्म किया जाएगा, कहीं पे उसको सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन हमें रिकॉर्डिंग क्यों करनी है? एज अ मिनिमम ऑर्गेनाइजेशनल शुड अ रिकॉर्ड ऑफ आर वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, हमारे पास एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास जो एक्सीडेंट एक्शन रजिस्टर था, एक्सीडेंट कितने हुए, उसके अगेंस्ट रिकमेंडेड एक्शन क्या थे, तो ATR हमने मेंटेन करना होता है। ATR में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या थी, क्या डेडलाइन थी, टारगेट डेट क्या थी, किस डेट को हमने उसका एक्शन क्लोज किया, और तमाम रिकॉर्ड देना होता है। दूसरा लेसन लर्निंग,
जब हमने कोई भी नया HSE प्लान रिफॉर्म करना है, हमने कोई भी FRA JSA हमने डिफ़ाइन करनी है, हमने क्रिएट करनी है या मॉडिफाई करनी है, तो उसको रेफ़र बैक करने के लिए अपने लैगिंग इंडिकेटर में से हम इस रिकॉर्डेड एक्सीडेंट या इंसिडेंट रिपोर्ट से फेवरेबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा लेसन लर्निंग शेयर करने के लिए हमने अपने इंसिडेंट रिपोर्ट को रिकॉर्ड करके पब्लिश करना है। विद इन कंपनी भी हो सकता है और बेंचमार्क में भी हो सकता है, ताकि सेम जो इवेंट है, सेम टाइप ऑफ इमरजेंसी या एक्सीडेंट रीअकरेंस से बचाया जा सके तमाम फोर्सेबल नेक्स्ट लोकेशंस पर। उम्मीद करता हूँ इंसिडेंट रिकॉर्डिंग का आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स टू एक्सटर्नल एजेंसीज, हमारे पास कौन से ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिनको हमने एक्सटर्नल गवर्नमेंट या ऑथराइजेशन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना है, उसकी क्या वजह होती है। मोस्ट कंट्रीज़ हैव लोकल रेगुलेशंस, कुछ कंट्रीज में ऐसे लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लेजिस्लेशन होती है कि हमें एक टाइप ऑफ इवेंट्स को अपनी लोकल गवर्निंग बॉडी से शेयर करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल फैटलिटी, किसी भी ऑक्यूपेशनल साइट पे अगर कोई आदमी की डेथ हो जाती है, तमाम कंट्रीज़ के अंदर, तमाम कंपनीज़ के अंदर ये रूल है कि उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसीज़ को लाजमी दी जाएगी। इसके अलावा मल्टीपल टाइप के एक्सीडेंट ऐसे हैं जिनकी एज़ पर सिवियरिटी लेवल हमने गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा एक्सीडेंट जिसमें मेजर इंजरी हुई, किसी आदमी का कोई बॉडी पार्ट कट हो गया है, हमने उसकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। हमने ऑटोमेटिकली जब हमने एम्बुलेंस को कॉल करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस को कॉल करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, तो हमने उनको इन्फॉर्म करना है ताकि हमें टाइमली रिस्पॉन्ड मिल सके और हम उसकी सिवियरिटी लेवल को कम से कम कर सकें, नुकसान के चांस कम से कम हो सकें। नेक्स्ट आता है डेंजरस अक्रेंस, हमारे पास लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेलियर हो गया। लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेलियर जब हमारे पास थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड था सब इक्विपमेंट, फिर भी क्यों फेलियर हुआ, हमें ये चीज़ रिपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि जो हमें कंपनी थर्ड पार्टी लिफ्टिंग इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन प्रोवाइड कर रही है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जा सके, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो लोग थर्ड पार्टी लिफ्टिंग इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको रिव्यू किया जा सके। नेक्स्ट आएगा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़, काम की वजह से अगर कुछ लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसकी अपडेट या रिकॉर्डिंग में हमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ को देनी होगी ताकि उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। हमें अगर कुछ वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है तो थ्रू गवर्नमेंट हम वो अरेंज करवा सकते हैं। अगर हमें साइट पे फर्स्ट एड टीम रिक्वायर्ड है जो कि हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज हमें वो प्रोवाइड करेंगी। हमें जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ों से हमारे लोग एक्सपोज होकर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में आ रहे हैं, उसके लिए अगर कुछ रिसर्च चाहिए तो हमें गवर्नमेंट एजेंसी से वो रिसर्च करके उनके एक्सपोजर को कम करने के लिए जो करेक्टिव एक्शन है रिक्वायर्ड होंगे हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं। अदर देन दिस इवेंट कुछ ऐसे और भी इवेंट होंगे जो हमें एजेंसीज़ को रिपोर्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल LTIs, अगर हमारे पास LTI पीरियड लंबा जा रहा है, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट, लोग वापस आकर अपनी ड्यूटीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के तमाम जो इवेंट होंगे हमें इंटरनल रिकॉर्ड कीपिंग में डालने हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉम्पिटेंट वी कैन से डैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या रिव्यू के लिए हमें रेलिवेंट एक्सटर्नल एजेंसीज अथॉरिटीज़ को सबमिट करनी होगी ताकि उनसे भी फीडबैक ले सकें और अपने जो इंटरनल स्टैंडर्ड हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स टू एक्सटर्नल एजेंसीज क्लियर हो चुका होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बेसिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आपने असेसमेंट करनी है। असेसमेंट के अंदर सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, जो नाम आपको सर्टिफिकेट के ऊपर चाहिए। उसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आंसर हैं, उनमें से आपने 80% पासिंग मार्क्स लेना है। अगर आपका 80% पासिंग मार्क्स आ जाएगा, आपने अपने रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे शेयर करना है। इससे आपके सर्टिफिकेट की डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप जिस ईमेल एड्रेस के साथ असेसमेंट करेंगे उसका रिज़ल्ट हमारे पास अपडेट हो जाएगा और उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग अगर पास होगा, रिज़ल्ट को रिव्यू करने के बाद आपका सर्टिफिकेट हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हम आपके सामने आ रहा है, इस तरह का स्क्रीनशॉट अगर लेके आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सर्टिफिकेट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको शेयर किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों से शेयर करिएगा जिनको बेसिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग करनी है और उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए।
तो सिंपल ट्रेनिंग है, डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद असेसमेंट के बाद सिंपल स्टेप के अंदर आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। असेसमेंट करते हुए अपने नाम के स्पेलिंग एग्जैक्टली वो लिखिएगा जो आपको सर्टिफिकेट के ऊपर चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।